organization has its foothold in around 20 states of the country, and being a dynamic and innovative research full of research communities, it aims towards the turning out problems into creative opportunities for the development of and for development and transition of our country. It is an opportunity where the seamless exchange of ideas and the current scientific methods and research ethics can be find it out, discussed, and the solution for the problem can be easily done, and it builds a connect between the academia and the society. On various occasions, Shod has organized conferences, seminars, talks, and internship drives by connecting with at international as well as at international level. Our Shodh Yatra is also our one of our major initiative which we are going to do in further times. Thank you. Thank you, Prince Ji. All right, moving forward, we are privileged to have with us the esteemed national convener of Shodh, Arjun Anand Ji. And we have recently witnessed National Youth Day. In that lieu, I would think all of us would agree that there could be no one better than him for this session per se. So Arjun Anand Ji is a research scholar at Center for Northeastern Studies, JNU. He has been at the forefront of all the works and achievements that Shodh is known for, leading initiatives that drives its missions and objectives. Let's hear from Arjun Anand Ji as he share his insights and set the stage for today's discussion. I would request you all to please join me in welcoming our speaker. सभी को नमस्ते। आज हमारा ये जो सेशन था, जो सत्र है, इसको हमने विशेष रूप से इसीलिए रखा है क्योंकि हमारे जो इंटर्न्स हैं उनके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ों को लेके चिंतित हो सकते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों को लेके जिज्ञासाएं हो सकती हैं। क्योंकि हमने जो स्पीकर सेशन में बुलाए थे वो आपको ओरिएंट करने के लिए थे कि हम किस तरह से सोच रहे हैं और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। पर जब हम इस इंटर्नशिप में कूदे थे एकदम से, तो हम कुछ एक माइंडसेट लेके कूदे हैं और उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही हमने सिलेक्शन प्रोसेस भी पूरा किया है और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की प्रक्रिया भी करने वाले हैं और उसकी एक झलक आपको जो है हमारे वर्कशॉप में भी दिखी होगी। तो आज का जो सेशन है वो मात्र इसीलिए है, बड़ा बेसिक सा इसका सिंपल सा फंडा है कि आप लोगों का पहली बात तो परिचय हो, इंट्रोडक्शन हो कि वो कौन से लोग होंगे जो आपको ऑन ग्राउंड गाइड करेंगे, जो आपको ऑन ग्राउंड आपके साथ रहेंगे। एक वो, दूसरा आपके यदि कोई क्वेरीज हैं, आपके यदि कोई क्वेश्चंस हैं, आप यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो वो आप जो है वो खुले मन से पूछ सकते हैं। उसका निवारण जो है वो पूरी तरह से आज हम यहाँ पे करेंगे। व्यवस्था परिचय की दृष्टि से अगर कोई कार्यकर्ता यहाँ पे हैं जो हमारे वॉलंटियर्स हैं तो वो अपना कैमरा ऑन करके नमस्ते बोल सकते हैं। पर एक बार मैं परिचय आप सबके समक्ष रख देता हूँ। जो सोशल मीडिया के हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, कृतिका सेन जी हैं एक। आप इफ्लू जो है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, वहाँ से फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेशन में आप पीएचडी कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। और मनोज सोनूने जी, आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में अभी पीएचडी कर रहे हैं और आपका पब्लिक हेल्थ पे ही आपका जो है वो पीएचडी का टॉपिक है। आप भी सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं। इनके अलावा जो हमारे ऑन फील्ड प्रमुख रहेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आपके साथ ये लिस्ट शेयर की जाएगी आपके ग्रुप्स में, आपके बैचेस के ग्रुप्स में ये लिस्ट आप शेयर की जाएगी। पर अगर हमारे पास वो अभी वॉलंटियर्स जुड़े हैं, क्योंकि जुड़े हैं अधिकतर वॉलंटियर्स, तो वो एक बार कैमरा अपना ऑन करके नमस्ते बोल सकते हैं। उसके अलावा ऑन फील्ड जो संपर्क प्रमुख हैं हमारे, जिनको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो है हिमांशु पांडे जी। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही अभी पीएचडी कर रहे हैं साइकोलॉजी में। और हिमांशु पांडे जी जो है वो ऑन फील्ड रहेंगे 15 के 15 दिन, जो हमारे बैचेस रहेंगे और उनके साथ रहेंगे। और उनका नंबर भी आप शेयर किया जाएगा। आपको कोई भी अगर ऑन ग्राउंड डिफिकल्टी होती है आप उनसे बात कर सकते हैं। उनके अलावा दो हमारे सह प्रमुख रहेंगे, तो को इंचार्ज रहेंगे संपर्क की दृष्टि से, जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक प्रशंसा सिंह जी हैं। प्रशंसा सिंह जी भी पीएचडी कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से। और एक अभिलाष सिंह जी हैं। तो अभिलाष जी जो है वो एलएलबी कर रहे हैं, अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट हैं। तो ये तीन प्रमुख हमारे जो है संपर्क के हैं। इनका नंबर आप शेयर किया जाएगा। आपको ऑन ग्राउंड कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इनके अलावा बैच वाइज हमारे कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कुछ वॉलंटियर्स को रहेंगी और उस हिसाब से आप
को ध्यान में रहेगा तो उससे अच्छा है। हालांकि आपको फिर से ओरिएंट किया जाएगा जब आप अपने बैच में ग्राउंड पे भी उतरेंगे, और मीटिंग्स भी आपकी जो बैच वाइज मीटिंग्स होंगी उसमें भी आपको ओरिएंट किया जाएगा। तो जो बैच 1 है उसके कोऑर्डिनेटर जो है वो हिमांशु जी ही हैं, और हिमांशु जी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी मैंने परिचय करवाया, हमारे वॉलंटियर हैं और शोध का काम काशी का भी देखते हैं, को कन्वीनर है काशी स्टेट, जो हम स्टेट मानते हैं काशी को, उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी आती है, बीएचयू भी आता है। इसके अलावा को कोऑर्डिनेटर शिवम पांडे जी हैं। आप जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जो प्रयागराज में ही है, वेल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो शिवम पांडे जी वहाँ के लोकल हैं, ये सेकंड कोऑर्डिनेटर है फर्स्ट ग्रुप के। इसके अलावा इंचार्ज और को इंचार्ज भी हैं बैच 1 के। बैच 1 के इंचार्ज कार्तिक शर्मा जी हैं। आप अभी पीएचडी कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, डिजास्टर मैनेजमेंट में, पंजाब यूनिवर्सिटी से, और आप हमारे शोध पंजाब के कन्वीनर हैं। तो कार्तिक शर्मा जी एज एन इंचार्ज वहाँ पे रहेंगे, और एज अ को इंचार्ज उत्कर्ष दुबे जी रहेंगे। तो उत्कर्ष जी जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में जेएनयू से मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, और एज को कन्वीनर आपके बैच 1 वालों की बातचीत हुई होगी लगभग हर किसी की, उत्कर्ष जी से नहीं तो कार्तिक जी से फोन पे। इसके अलावा हमारे बैक एंड कोऑर्डिनेटर सुजीत जी हैं। सुजीत जी तिरुचिरापल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं एजुकेशन में, तो वो बैक एंड कोऑर्डिनेटर हैं। मोस्ट ऑफ जो हमारे इंटर्न्स हैं उनका उनसे वैसे कुछ काम नहीं रहेगा, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। हमारे डॉक्यूमेंटेशन कोऑर्डिनेटर जो है मिहिर केसरी जी रहेंगे फर्स्ट बैच के। मिहिर जी हिस्ट्री के पीएचडी स्कॉलर हैं जेएनयू में, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो भी इंटरव्यूज होंगे, एंड ऑफ द डे वो अपने पास वो सारे कलेक्ट करेंगे। तो मिहिर जी की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो सब कुछ कलेक्ट करके अपने पास रखें, और लास्ट डे उनके पास सभी जो डेटा है वो उनके पास जो है कलेक्ट रहेगा, जितने भी इंटरव्यूज होंगे या कुछ भी होगा। और दूसरा सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर जो है वो अनिमेश कुमार जी हैं। तो अनिमेश जी अभी जेएनयू से ही बैचलर्स के स्टूडेंट है पर्शियन लैंग्वेज में। तो अनिमेश जी जो है वो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। तो जो भी सोशल मीडिया का कोऑर्डिनेशन होगा, कुछ ऑनलाइन इंटर्न्स भी हैं सोशल मीडिया के, पर सोशल मीडिया का एक ग्रुप है अलग से, तो जो भी सोशल मीडिया कोऑर्डिनेशन होगा वो अनिमेश जी के थ्रू होगा। और दिन के एंड में अनिमेश जी का भी ये काम रहेगा कि जितना भी कंटेंट या डॉक्यूमेंटेशन हमारा डिजिटल हुआ है, जो वीडियोज हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो सब अनिमेश जी के पास स्टोर होंगी। तो अनिमेश जी का वो काम जो है वो रहेगा। और हमारे भी ध्यान में रहना चाहिए बैच 1 में अनिमेश कुमार जी जो है वो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है। बैच 2 जो है, जो 27 जनवरी से 31 जनवरी तक जिसका रहेगा टाइम, तो बैच 2 का हमारे कोऑर्डिनेटर जो है लोकल कोऑर्डिनेटर्स, लोकल वॉलंटियर्स हैं। तो कोऑर्डिनेटर सौरभ सिंह जी हैं। सौरभ सिंह जी जो है वो पीएचडी कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही। और जो को कोऑर्डिनेटर हैं वो प्रशंसा सिंह जी हैं। प्रशंसा सिंह जी संपर्क की भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रशंसा जी भी 5 दिन वो रहेंगी, जो सेकंड बैच वाले दिन है, और साथ में आपके इंटरव्यूज करेंगे जो सेकंड बैच के हमारे वॉलंटियर हैं, इंटर्न्स हैं। और इसमें इंचार्ज के नाते जो है वो अमित कुमार जी रहेंगे। अमित कुमार जी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी हिमाचल प्रदेश में पीएचडी कर रहे हैं मैनेजमेंट में, और अमित जी जो है हमारे हिमाचल के कन्वीनर हैं स्टेट के। तो अमित जी जो है एज एन इंचार्ज वहाँ पे रहेंगे, और एज अ को इंचार्ज परजन्य जी रहेंगे। परजन्य जी बीएचयू से पीएचडी कर रहे हैं सोशियोलॉजी में, तो परजन्य जी उसके को इंचार्ज रहेंगे। इसके अलावा बैक एंड में कोऑर्डिनेटर ज्योति जायसवाल जी रहेंगी, जिनकी सीयूजी से अभी पीएचडी हुई है डॉक्टर ज्योति जायसवाल जी की नैनो साइंसेज में। और डॉक्यूमेंटेशन कोऑर्डिनेटर आदित्यनाथ तिवारी जी रहेंगे। आदित्य जी की अभी पीएचडी डीयू से चल रही है, और हिंदी में, और बहुत अच्छे विद्वान है, और अभी पूरा ओरिएंटेशन का भी उन्होंने ही कोऑर्डिनेट किया है, जितना भी अभी तक ओरिएंटेशन का जो भी सत्र हुए हैं। तो आदित्य जी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कोऑर्डिनेटर रहेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर जो है वो धीरज जी रहेंगे। धीरज जी अभी रामजस कॉलेज में ही बैचलर्स के ही स्टूडेंट हैं, और धीरज जी सेकंड बैच में सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर रहेंगे। बैच 3 जो कि 1 फेब से 5 फेब तक वहाँ पे रहेगा, और जिसका टारगेट ग्रुप जो है वो जो प्रबंधक हैं वो रहेंगे, और लोकल रेजिडेंट्स रहेंगे। उसके मेंटर के रूप में हमारे साथ कुछ टीचर्स जुड़ेंगे। अभी तक फर्स्ट और सेकंड बैच के ऑन ग्राउंड कोई ऐसा मेंटर्स नहीं है अभी तक जो डिसाइडेड है। देयर विल बी लेक्चर्स, ऐसा हमारा कॉन्वर्सेशंस होगा, जो लोकल कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, आसपास यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहां से कुछ डिग्निटरीज आके हमसे बातचीत करेंगे। हर दिन ऐसा लगभग टॉक्स होंगे, पर कुछ प्रोफेसर्स जो है वो दिल्ली से या ऐसे कई इंस्टीट्यूट से जाने वाले हैं। तो मेंटर के नाते थर्ड बैच में डॉक्टर प्रशांत शाही जी रहेंगे। डॉक्टर प्रशांत शाही जी जो है वो किरोड़ीमल कॉलेज डीयू में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। तो प्रशांत जी जो है वो एज एन मेंटर थर्ड बैच में रहने वाले हैं। और जो 2 कोऑर्डिनेटर्स हैं लोकल, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेटर ज्योति पांडे जी हैं। ज्योति जी इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी से ही प्रयागराज में ही पीएचडी कर रही हैं कॉलेज से, और वो वॉलंटियर के नाते रहेंगी। और तमन्ना जी हैं, तमन्ना जी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज से ही
पीएचडी कर रही हैं, तो वो कोऑर्डिनेटर रहेंगे। इसमें इंचार्ज के नाते आदर्श सिंह जी रहेंगे। आदर्श जी अभी जेएनयू में जो है एनर्जी स्टडीज में पीएचडी कर रहे हैं, और बैच 3 वालों की बातचीत सबसे आदर्श जी से हुई ही होगी। तो आदर्श जी जो है वो इंचार्ज हैं इस बैच के, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आप लोग कोऑर्डिनेशन में काम करें, सब चीजें वो एंड ऑफ द डे वो भी जो है वो रिव्यू करेंगे। बैक एंड कोऑर्डिनेटर कृतिका जी रहेंगी। अगेन कृतिका जी इफ्लू से पीएचडी कर रही हैं। और सोशल मीडिया और डॉक्यूमेंटेशन कोऑर्डिनेटर जो है वो सत्यम वत्स जी रहेंगे। सत्यम वत्स जी अभी जेएनयू से ही बैचलर्स कर रहे हैं जर्मन लैंग्वेज में, और इनका पहले बैचलर्स एक हो भी चुका है आईआईटी बीएचयू से। तो सत्यम जी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के कोऑर्डिनेटर रहेंगे, और सारा जितना भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, इंटरव्यूज होंगे, जो डेटा कलेक्ट होगा, वो एट द एंड ऑफ द डे कलेक्ट उन्हीं के पास होगा। और इसके अलावा सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर जो है वो सुयश बालियान जी रहेंगे। सुयश जी डीयू में ही बैचलर्स के अगेन स्टूडेंट हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। और सुयश जी जो है वो सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर के नाते 3rd बैच में रहेंगे। और ये जो हमारे बैचेस तीनों डिवाइड हुए हैं, इनमें कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी हैं, कुछ ऐसे वॉलंटियर्स भी हैं जो दूसरे बैचेस में भी प्रेजेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इन्हीं बैचेस में रहेंगे, पर फिर भी उनका ऐसा काम रहेगा कि उनको अपने बैच साथ रहना ही है। तो अगर हम जिस भी बैच से हैं, आपके साथ आज शाम तक जो है ये लिस्ट एक बार शेयर की जाएगी, तो आप अपने बैच के किसी भी जो भी आपको समस्या रहेगी, कुछ भी रहेगी, अपने इंचार्जेस से बात कर सकते हैं। ऑन ग्राउंड जब हम जाएंगे तो हम अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं। तो ऐसा एक संरचना अभी तक हमारी बनी है, और सभी से यह अपेक्षित रहेगा कि जिसका बैच जिस दिन शुरू हो रहा है उस दिन से पिछले दिन वहां पे पहुंचे। वो हर तरह से अच्छा है, हमारे लिए कोऑर्डिनेट करने में भी आसान रहेगा। हम आपको कोई भी हेल्प होगी अच्छे से वो कर भी पाएंगे, क्योंकि हम तब तक ऑन फील्ड नहीं होंगे। अगले दिन सुबह से ही हमारा ऑन फील्ड हम जाना शुरू कर देंगे। आप लोगों के साथ जो अभी तक हमारी टेंटेटिव इटिनरी है वो भी शेयर हो जाएगी। जैसे अभी फर्स्ट बैच जो है वो 21 को वहाँ पे पहुंचना चाहिए, तो फर्स्ट बैच की तो जो है वो कल तक ही सबको आइटनरी मिल जाएगी। पर आप बाकियों 2nd और 3rd बैच का भी जल्दी ही जो है वो एक बार आपसे बातचीत करके एक मीटिंग होगी, जिसमें आपको बेसिक्स जो आपके हैं वो आपको कोई अगर आपको समस्या है, कुछ आपको कुछ लगता है, तो आपको बेसिक डिटेल्स आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो जाएगा, जो लोग आपको वहाँ पे सहायता करेंगे, जो लोग आपके साथ रहेंगे, तो उनके साथ। इसके अलावा एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि हम वहाँ पे रहेंगे कहाँ पे। आपको आज ही शाम तक एक ईमेल आ जाएगा जिसमें आपको लोकेशन लिखी होगी। सबके ध्यान में रहे कि हम कुंभ क्षेत्र में ही रहेंगे, हम किसी ऐसी जगह नहीं रह रहे हैं जो कुंभ क्षेत्र से बाहर है। अभी तक जो हमारा एक स्थान सेक्टर 7 में है, और एक और अखाड़े में हमारे ऐसा तय है कि हम वहाँ पे रहेंगे। तो हम अभी एडजस्ट करेंगे। एक जगह में ऐसा हो सकता है कि एक जगह में भी छात्र छात्राएं दोनों रह सकते हैं, और एक जगह ऐसे भी कर सकते हैं कि एक जगह में फीमेल स्टूडेंट्स रहेंगे, एक जगह में मेल स्टूडेंट्स रहेंगे। तो वो पर सेक्टर 7 ही आपको लोकेशन बताई जाएगी, वहीं पे हम सभी जो है एकत्रीकरण हमारा होगा, वहीं से हम कहीं पे भी जाएंगे। तो वो लोकेशन आज आपको मेल के साथ सेंड की जाएगी। इसके साथ आपको एक कंसेंट फॉर्म सेंड किया जाएगा, जो आपके पेरेंट और या गार्डियन द्वारा भरा जाएगा। तो वो कंसेंट फॉर्म भी आपने भर के भेजना है। कुछ वॉलंटियर्स ने अगर अभी तक जर्नी डिटेल्स नहीं भरे हैं, तो प्लीज आप जर्नी डिटेल्स जो है वो जल्दी से जल्दी भर दें, क्योंकि जितने मेंबर्स हमारे ग्रुप में हैं, जो शोध यात्री यूनिवर्सल ग्रुप है, उतने जर्नी डिटेल्स के फॉर्म नहीं भरे गए हैं। जी धीरज जी, मैं क्वेश्चन लेता हूँ। तो उतने जर्नी डिटेल्स के फॉर्म नहीं भरे गए हैं, तो एक बार जर्नी डिटेल अच्छे से आप उसको भरें। टेंटेटिव जो भी आपका शेड्यूल है वो हमें थोड़ा ध्यान में रहे, ताकि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो उस तरह से प्लान कर पाए क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा हमारा एक इंटर्नशिप रहेगा। बाकी मुझे लगता है कि मंच खुला है प्रश्नों के लिए। धीरज जी से शुरू कर सकते हैं। जी धीरज जी बोलिए। हम इनको बोलने का दे सकते हैं एक्सेस, जो हमारी सर अभी जी। आपने मुझे बैच 2 में अनाउंस किया था सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर, हाँ जबकि हाँ मैं हाँ हाँ। 3 में ऐड हुआ हूँ। अच्छा, तो आपने बैच 3 में भरा था फॉर्म? हाँ सर। अच्छा, पर मुझे जहाँ तक याद है हम दोनों की बात हुई थी ना फोन पे। सर आपसे भी बात हुई थी, फिर मैंने आलोक सर से भी बात करी। एक्चुअली मैं अपने अभी होम टाउन अच्छा आया हूँ, एक फंक्शन है मुझे चलिए, वो ठीक है अटेंड। ठीक है ठीक है, बाद में बात करते हैं मीटिंग के ऊपर। ठीक है। हाँ, और किसी का क्वेश्चन कोई? करेंगे एडजस्ट, कुछ हम करेंगे, पर चलिए। थोड़ा सा क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा हम ना फीडबैक सिस्टम को क्लियर करेंगे। अगर हमें कोई डिफिकल्टी होती है तो वी हैव टू रिपोर्ट टू द पर्सन जिससे हमारी बातचीत हुई है। क्योंकि जैसे अभी हमने क्लियरली अभी ये चीज देखी कि डिसाइड मेरे थ्रू हुआ था, पर जब उनका पक्का नहीं हुआ तो उनको मेरे से बात करनी चाहिए थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलत नहीं है, मिस्टेक ही है, मिस्टेक होती है, पर हमको ध्यान में रहना चाहिए। क्योंकि ऑन फील्ड जब हम रहेंगे
तो आप लोग कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, भले ही आप एडल्ट्स हैं सभी और बड़े हो चुके हैं, पर हमारे ध्यान में होना चाहिए कि आप कहाँ हैं, कब आएंगे, कब जाएंगे। तो जो आपका इंचार्ज है, जो आपको कोऑर्डिनेटर है, जो आपको कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसको सूचना करनी है सब चीजों की। तो इतना थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो अच्छी बात है। तो मतलब सबको विश्वास है पूरा पूरा कि जो होने जा रहा है अच्छा ही होने जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे लगता है किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसको एलोंगेट करने का कोई फायदा नहीं है, फिर हम इसको रैप अप कर सकते हैं। आदित्य जी। जी एक बार हिमांशु जी अगर कुछ कहना चाहें, अगर यात्रा के हाँ, एक बार आप हिमांशु जी से थोड़ी बातचीत कर लीजिए। हिमांशु जी को आपको सुनने को मिलेगा बहुत ज्यादा इन दिनों में। हिमांशु जी हैं क्या बैठक में? नहीं, हिमांशु जी मेरे ख्याल से इनका कनेक्शन लूज हो गया, चले गए। ठीक है, एक बार आदित्य जी आप एक बार हिमांशु जी से बात कीजिए अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो। थोड़ा सा ना हम एक चीज आपसे क्लियर करना चाहते हैं कि देखिए क्या होता है ना कि हमें अब ऐसा कुछ हो गया है आज के टाइम पे मॉडर्न वर्ल्ड में। हिमांशु जी आप अपनी बात एक बार रख सकते हैं कुछ, मतलब अगर आपको लोकल इश्यूज की, मतलब लोकल अभी क्या है क्या नहीं है, कैसा मौसम है, किन चीजों की जी तैयारी करनी चाहिए। हालांकि हम आपको ऐसी लिस्ट भेजेंगे कि आपको क्या क्या सामान लेके आना है, पर फिर भी आप हिमांशु जी से एक बार बातचीत कर लें तो अच्छा है। जी हिमांशु जी। सभी को नमस्कार। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस समय प्रयाग में महाकुंभ 2025 आयोजित हो रहा है, जिसके निमित्त में एक शोध यात्रा इंटर्नशिप आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य शोध यात्रा इंटर्नशिप एक शोध आधारित कार्यक्रम है जो महाकुंभ मेला 2025 के दौरान प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों और शोधकर्ताओं को कुंभ मेले में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं को समझने और दस्तावेजीकरण करने का अवसर प्रदान करना है। इसका विवरण कुछ इस तरह है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण जनसमूह है जो हर 12 वर्ष में भारत के 4 पवित्र स्थानों में आयोजित होता है। 2025 का महाकुंभ त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम पर 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच आयोजित होगा। इस पे लगभग 40 करोड़ लोगों के आगंतुकों की आने की सूचना है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों की भी संभावना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, हमारी इस इंटर्नशिप का उद्देश्य भारत की सनातन धरोहर और सांस्कृतिक जड़ों के प्रति हमें जागरूक करना तथा कुंभ मेले में भाग लेने वाले विभिन्न समूहों के अनुभवों को दस्तावेजीकरण करना तथा दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन का अनुभव और विश्लेषण के माध्यम से समझना है। शोध के लक्षित समूह हमारे इस इंटर्नशिप के दौरान प्रतिभागी निम्नलिखित समूहों के साथ बातचीत करेंगे। पहला जो हमारा प्रकल्प है, कल्पवासी तथा तीर्थयात्री, कुंभ मेले में उनके अनुभवों और कहानियों को दस्तावेजीकरण करना। दूसरा, साधु संत और अखाड़ा, उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समझना। तीसरा, आयोजकों और प्रबंध, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तथा स्थायित्व में उनके योगदान का अध्ययन। शोध के हमारे जो प्रमुख विषय हैं, सांस्कृतिक अध्ययन, परंपराओं, रीति रिवाज और आध्यात्मिक गतिविधियों को समझना। दूसरा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। कार्यक्रम की संरचना, कार्यक्रम हमारा लगभग 30 दिनों में 4 चरणों में आयोजित हो रहा है। पहला हमारा वो जो कि ऑनलाइन प्रशिक्षण है 17 से 18 जनवरी 2025। इसका उद्देश्य उपकरण और विधियों का परिचय। दूसरा हमारा जो फील्ड वर्क है वो 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। लक्षित समूहों के साथ साक्षात्कार करना तथा प्रतिभागियों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था हमारी तरफ से ही रहेगी, मतलब शोध की तरफ से रहेगी। और प्रतिभागियों के, इससे जो प्रतिभागी हो रहे हैं उनके लिए लाभ क्या है, भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को गहराई से समझने का अवसर, फील्ड और शोध का व्यवहारिक अनुभव, अपने शोध निष्कर्ष को प्रकाशित करने का अनुभव, जिसमें लगभग हमारे प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या 60 है। सुविधाएं जो होंगी, भोजन और आवास प्रबंधक शोध के द्वारा दिया जाएगा तथा इतना ही कुछ मुझे इसके बारे में बताना था। और यहाँ इसमें थोड़ा सा ना प्रयाग में, प्रयागराज के बारे में। हाँ जी जी वही मैं बताना चाह रहा था। इसमें प्रयाग में जो एवरेज टेम्परेचर है वो हमारा अप्रॉक्स 5 to 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो सभी से हमारा शोध यात्रियों से आग्रह रहेगा कि वो गर्म कपड़े तथा अगर हो सके तो एक पतला कंबल भी अगर अपने साथ ला सके। बाकी यहाँ सब चीजें उपलब्ध रहेंगी, लेकिन और एक एज अ प्रिकॉशनरी लेवल वो रहेगा। और आवास व्यवस्था हमारी सबसे पहले विद्यार्थी परिषद के कैंप में ही आसपास रहेगी, जो कि हमारा सेक्टर 7 है। जी किसी का कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं लोकल कंडीशंस को लेकर। अच्छा, एक चीज मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जैसे अभी किसी का फोन किसी ने
अपने इंचार्ज को फोन किया था और इंचार्ज से मुझे पता चला कि उन्होंने बोला मैं स्टेशन से जो है ना वो कहीं पैदल नहीं चल सकती हूँ, तो मैं स्टेशन से आऊंगी कैसे। हमें वहां पे दिन में कम से कम कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा हिमांशु जी, ऑन एन एवरेज? ऑन एवरेज भाई साहब 3 से 4 किलोमीटर तो हमें प्रतिदिन ही चलना पड़ेगा। तो 3 से 4 जी। दिन हमें मेंटली प्रिपेयर होके आना पड़ेगा कि हम वहां पे चलेंगे। तो अगर किसी को ऐसी इतनी समस्या है कि वो चल ही नहीं सकता है या सकती है, तो एक बार हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत किसी को फोर्स ही करेंगे कि आपने चलना ही है। शुभम जी आप माइक म्यूट कर सकते हैं। शुभम जी आपके ठीक है, पर वहां चलना पड़ेगा। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं उस काम में चलना जरूरी है। तो कृपया स्पोर्ट शूज लेके आए, चप्पलें भी लेके आए, पर स्पोर्ट शूज भी लेके आए अपने साथ में, जो चलने में लाइट वेट हो, जिसमें चलने में आपको आसानी हो। तो थोड़ा सा इसलिए हमने उसमें लिखा भी है, अपनी वीडियो में भी स्क्रिप्ट में है वो, और हमने अपने कॉन्सेप्ट नोट में भी लिखा है कि जॉइन अस एज अ सहयात्री। तो वो हम सच ही बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं करेंगे कि हम कहीं और सोएंगे आप कहीं और सुलाएंगे। जैसा हम सोएंगे वैसे ही आप सोएंगे, जो हम खाएंगे वही आप खाएंगे। पर उसको एक तरह से हम तीर्थ मान के ही चलेंगे, कि हम तीर्थ करने ही जा रहे हैं। और वो अनुभव भी जो होगा वो थोड़ा सा ऐसा अनुभव ना हो जो सिर्फ बाहरी अनुभव हो, थोड़ा भीतरी अनुभव भी हो, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और जब हमने इसको डिजाइन किया था, मैं एक बार अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो एक बार हम कंक्लूड कर सकते हैं, पर मैं एक बार थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि जब हमने इसको डिजाइन किया था तो हमने ऐसा सोचा था कि क्योंकि सरकारी तंत्र जो है वो डेटा देगा हमको, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें डेटा की कमी होने वाली है। अगर एज ए रिसर्चर अगर हम इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, सरकारी तंत्र पूरी तरह से लगा है, वो रिसर्च भी करवा रहा है। 40 ऐसे थिंक टैंक्स या फिर ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ग्रुप्स हैं, जिनको अकेला यूपी गवर्नमेंट ने ही इन्वॉल्व किया है कुंभ पे रिसर्च करने के लिए। 40, और उनके लिए अलग से टेंट सिटी, उसमें उनका अलग से प्रयोजन है। तो ऐसे ही भारत सरकार ने कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को जो है वहां पे फंडिंग की है कि वो वहां जाके रिसर्च करें। तो जहां तक बात है डेटा आने की, वी आर सेफ ऑन दैट। आपको सेकेंडरी डेटा बहुत मिलेगा अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, जैसे कि हमने जो है तीसरा जो वर्टिकल जो तीसरा फोकस ग्रुप है वो प्रबंधक नॉन गवर्नमेंटल क्यों लिखा, गवर्नमेंटल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो सरकारी डेटा है वो आपको सरकार से बेहतर कोई नहीं दे सकता। तो हम कुछ भी कर लें, हम उस लेवल का डेटा इकट्ठा कर ही नहीं सकते, और उसका प्रयोजन ही नहीं है कोई समय अपना बर्बाद करने का, क्योंकि वो सरकार देगी ही देगी। तो हमने नॉन गवर्नमेंटल क्यों लिखा कि कुंभ जो है वो बहुत पुरानी है, मतलब वो सनातन तो है, पर उसकी सनातनता के पीछे पुरातनता भी है, वो बहुत पहले से चला आ रहा है। तो जब जो आज का स्टेट है, जो आज का राज्य है, वो नहीं था तब भी कुंभ था। हो सकता है कोई ऐसा समय आएगा जब आज का स्टेट नहीं होगा तब भी कुंभ होगा। तो कुंभ का आयोजन सरकार नहीं करवाती है, क्योंकि सरकार करवाती होती तो 1947 से पहले कुंभ का आयोजन नहीं होता। तो अगर कुंभ कम से कम 1000 साल से आयोजित हो रहा है तो इसका मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि वो आयोजित हो रहा है। अब भले ही हम उतना समझ नहीं पाए उसको, क्योंकि अनुभव नहीं किया ना हमने। हो सकता है हम में से कईयों को अनुभूति हो भी, पर मैंने पर्सनली अनुभव नहीं किया है। तो क्योंकि हमें उस चीज का अनुभूति नहीं है कि उस स्केल पे कोई इवेंट हो रहा है, उस स्केल पे कोई गैदरिंग हो रही है, किसी को बुलाया नहीं जा रहा है, कोई इन्विटेशन नहीं जा रहा है, और करोड़ों लोग चल के आ रहे हैं पूरे भारतवर्ष से। जैसे कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री सर ने अपने इनॉग्रेल एड्रेस में बोला कि खैबर पख्तूनख्वा, हम लोगों ने पता नहीं कितनों ने नाम भी सुना होगा खैबर पख्तूनख्वा का। खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ वेस्ट में जो मोस्ट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान की, उसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल सटा हुआ। तो वहां से जो है वो लोग कुंभ में आते थे। तो अगर इतने इतने दूर दूर से लोग कुंभ में आ रहे हैं तो वो क्या है जिसकी वजह से वो आ रहे हैं? और अगर इतना बड़ा ताना बाना वहां पे लग रहा है तो वो ताना बाना सेंटर नहीं है कुंभ का, वो ताना बाना इंस्ट्रूमेंट्स है कि वो सेंटर अच्छे से बचा रहे। तो उस ताने बाने को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं सबसे, पर हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उसकी आत्मा क्या है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमको कुछ पूर्वाग्रहों से हटके भी वहां पे आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें कोई पर्सपेक्टिव पहले लेके ही आना है, हालांकि बेसिक रीडिंग्स हमको होनी चाहिए, वो तो है ही, कुछ कुछ हमें पढ़ के ही आना चाहिए। पर क्या होता है ना कि कभी कभी हमारे पर्सपेक्टिव जो है वो ग्राउंड पे नहीं होते हैं और हम ग्राउंड पे वो पर्सपेक्टिव थोपते हैं। तो उदाहरण के लिए आप अगर किसी व्यक्ति को यह बोलेंगे, किसी डॉक्टर से पूछेंगे कि भाई क्या सुबह 3 बजे उठ के सर्दियों के मौसम में
किसी नदी में जाके प्रयागराज में स्नान करना हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा है, तो वो स्वाभाविक रूप से बुरा ही बोलेगा। मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर बोलेगा कि बहुत अच्छा है कि आप 3 बजे जाके सर्दियों के मौसम में जाके स्नान कीजिए। पर पिछले 1000 सालों से लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर पिछले 1000 साल से लोग ऐसा कर रहे हैं तो कुछ तो मिल रहा होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हम अभी समझ सकते हैं कि वो क्या मिल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अभी ऐसे साइंटिफिक टूल डेवलप हो गया है कि हम जान ही जाए वो क्या है, पर कुछ तो उनको मिल रहा होगा कि वो कर रहे हैं। तो उसके प्रति थोड़ा रिस्पेक्टफुल होते हुए, उसके प्रति थोड़ा सेंसिटिव होते हुए, कुछ ऐसा जो हमें नहीं पता है पर हो सकता है, हम में से जितने भी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लीज थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हम में से जितने भी लोग किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशनल गतिविधि में आज तक कभी लगे हैं, कोई भी तरह का सांगठनिक काम, हमने अपने कॉलेज में कोई सोसाइटी पे काम किया हो, हमने कोई एनजीओ में काम किया हो, हमने किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, हमें पता होगा कि 2 लोगों को एक जगह में जुटाना कितनी मेहनत का काम है। आप किन्हीं 2 लोगों को साल में एक बार एक जगह पे ले आए, वो कितना मेहनत का काम है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस खड़े करने में कितनी मेहनत लगती है। तो हम ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप समझें कि यदि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन कोई खड़ा हुआ है जहां करोड़ों लोग हर साल बिना बुलाए आते हैं और वैसे ही चले भी जाते हैं, वो मार्च में बिल्कुल सुनसान हो जाता है, कोई नहीं होता है वहां पे, वो कैसे हो रहा है। तो थोड़ा सा मन अपना खुला रखते हुए, थोड़ा सा पूर्वाग्रहों से बचते हुए हम जो है वहां पे आए। एक कहानी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा। जब 22 जनवरी को जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जन्मभूमि में, तो उस समय मैं अयोध्या में ही था और मेरे साथ एक कोई सहयात्री भी थे। तो हम किसी मंदिर में गए, मेरे ख्याल से 21 जनवरी की बात है। तो हम किसी मंदिर में गए और वहां पे कोई ऐसे बूढ़ी आंट, कोई मतलब महिला थी, उनका 50 से 60 के बीच उनकी आयु होगी। तो उन्होंने कुछ मराठी में बोल रही थी। अब मुझे इतना समझ में आ रहा था कि वो मराठी में बोल रही है, उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही है। तो कुछ मराठी में बोल रही थी और तो उनसे मैंने किसी नॉन मराठी व्यक्ति को, मेरे किसी जूनियर को फोन लगाया कि आप एक बार इनसे बात कीजिए, कुछ बोलना चाह रही हैं पर हमें समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये महाराष्ट्र से आई हैं और अब भी थोड़ा समझिएगा इस बात को, ठीक है। इस पे हमें कोई, इसके लिए मैं नहीं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इसमें तुरंत एनालिसिस करके कुछ अपने दिमाग में बना लीजिए। मैं बस बोल रहा हूँ कि इस बात की जटिलता को समझिएगा। कॉम्प्लेक्सिटी भी है इसमें, एक सहजता भी है, एफर्टलेसनेस भी है, पर इस बात में एक ऐसा सत्य है जो हो सकता है कि हम सिर्फ अनुभूति के स्तर पे समझ सकते हैं, हम उसको बोल नहीं सकते हैं। तो मुझे उस मित्र ने बताया, जो मराठी मेरा जूनियर है, उन्होंने बोला कि ये महिला अकेली महाराष्ट्र में विदर्भ से किसी गांव से ट्रेन पे जनरल डिब्बे में बैठ के रात को वहां से चल के बिना किसी सामान के अयोध्या आई हैं, क्योंकि इनको पता था यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। उनको हिंदी नहीं आती है, उनको सिर्फ मराठी आती है। उनको वहां रहने का कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ रहेंगी, उनका वहां कोई परिचित नहीं है, पर वो वहां पहुंच रही है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए कि ऐसा कुछ है जो चलायमान रखे हुए है तीर्थों को या फिर ऐसी यात्राओं को, जो एक बूढ़ी महिला को, मतलब देखिए बड़ा सिंपल है कि आपके माता पिता पूछ रहे हैं, हमको फोन आ रहे हैं कि आप इनको कहाँ रखेंगे, आप कहाँ रहेंगे। वो बहुत सिंपल है और बड़ी समझने वाली बात है कि ऐसा होना ही चाहिए। चिंता, वो चिंता होनी ही चाहिए, वो चिंता समझ में आती है क्यों। पर एक 60 साल की महिला अपने घर से निकल रही है और उसको कुछ नहीं पता उन्होंने कहाँ जाना है, उनको जहां जा रहे हैं वहां की भाषा भी नहीं आती है, और वो वहां जाके बस एक ही बात बोल रही हैं कि मैं मंदिर में रहूंगी, मैं मंदिर में आप जो काम बोलोगे वो करूंगी, बस मुझे सोने के लिए एक जगह दे दीजिए और मैंने मंदिर के दर्शन करने हैं। तो थोड़ा सा उन महिला को, उन माता जी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी फील्ड में उतरेंगे। एक तीर्थ यात्री के रूप में हम प्रयास करेंगे कि हम दूसरों के अनुभवों को अनुभवों की तरह ले, डेटा की तरह ना ले। ऐसा हम प्रयास करेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमने यूज करने के लिए, वो अनुभव है किसी व्यक्ति के, जीते जागते किसी व्यक्ति के अनुभव हैं। तो उन अनुभवों को हम अनुभवों की तरह लें, वैसे समझें और अपने अनुभवों को भी स्वयं भी खुले रहें, ओपन रहें न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए, ओपन रहें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। और मुझे लगता है बहुत मजा आएगा, हमको बहुत अच्छा रहेगा। और इतना ही मुझे बोलना था। बाकी अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा नहीं है,
तो हम इसको पूर्ण कर सकते हैं। जी, रत्ना जी। Thank you, Arjun Anandji. Okay, as we near the conclusion of our event, it is time to express our gratitude to all those who have made today possible. So, in order to deliver the vote of thanks, we have with us Shubham Sengarji. So, Shubham Sengarji, you are welcome to deliver the vote of thanks. जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Respected Honorable Dr. Alok Singh Ji, National In Charge Shodh Bharat, Honorable Prashant Shahi Ji, Faculty at Kirodimal College, New Delhi, Honorable Arjun Anand Ji, National Convener Shodh Bharat, esteemed faculty members and dear my friends and members who are interning with Shodh Yatra internship 2025. It is an honor for me to stand before you and extend my heartfelt gratitude on behalf of all the participants who were here present in all the tireless 3 days with on in several different topics that have been taken by the national president, the principals, the ASCRBI director, and other prestigious ones. The internship has been truly an enriching experience. It is with great pleasure that I express our sincere gratitude and thanks to all those who have made this initiative so resounding and success. First and foremost, I would like to thank my deepest gratitude for Dr. Alok Singh sir, who is the national in charge of Shodh Bharat. He was there with us. We are in collaboration with Kirodimal Inter College and College New Delhi and Ramjas College New Delhi. And with all these ups and downs, we are heading towards this particular internship. We'll be meeting in Prayagraj very soon, and we'll be experiencing such great spiritual connectivity with our motherland, with our tradition, with our ethics, with our traditional values. I'm very sort of mesmerizing this particular internship, this yatra, and I'm very thankful to all the students who have participated, who all have been selected for this internship from various subjects, from various fields, from various colleges, universities. I'm welcoming you all to the Prayagraj internship program, and very thanks to all of you for making this internship orientation so successful and so nice. I'm very thankful to you. Thank you. Thank you. Okay, thank you, Shubham ji. I'm happy to share that a hands-on training program on graphics and video editing will be conducted tomorrow. That is 19th January 2025, 5 p.m. onwards. This is exclusively for Shodh Yatris. Okay, I shall repeat myself. Graphics और video editing पर एक व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम कल 19 जनवरी 2025 को शाम 5 बजे से विशेष रूप से शोध यात्रियों के लिए आयोजित किया जाएगा. So I would say don't miss this wonderful opportunity to learn and enhance your skills. As we reach the conclusion of our event, I want to take a moment to thank each one of you for your participation and engagement. It has been a truly enriching experience. And to bring our session to a peaceful and auspicious close, let us all take this privilege of listening to Kalyan Mantra. This mantra is a beautiful invocation for well-being, harmony, and prosperity. With that note, I would like to invite Kartik ji to play the Kalyan Mantra and conclude this session. Kartik ji. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. सभी को नमस्कार. जी नमस्ते। सभी को प्रणाम. अर्जुन जी भाई साहब प्रणाम.